स्टडी वर्ल्ड से जो स्टूडेंट्स कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो वीज़ा सक्सेस रेट आपका ऑलमोस्ट शूट अप हो जाएगा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95 to 100% में आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी। देखिए, एस डी एस अप्लाई करें, नॉन एस डी एस अप्लाई करें, रिजेक्टेड आपका केस, गैप कैप है आपके केस में, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। लाइक स्टूडेंट काफ़ी तरीके से अप्लाई करते हैं केसेस। बट डॉक्यूमेंटेशन जो है, ज़्यादातर आपको कंसल्टेंट बताएं कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। तो एस की बात करें तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा कि एक GAC सर्टिफिकेट चाहिए जी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए 1 ईयर की फ़ीस के साथ। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। और करने और कोई मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो SOP चाहिए जी, बेसिक सी 1 पेज की SOP दे दीजिए, 2 पेज की SOP दे दीजिए। और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है कि GAC सर्टिफिकेट आने में भी मेहनत नहीं होगी। ऑफर लेटर आ गई तो फीस भर के LOA आने में भी टाइम नहीं लगता, और 1-2 पेजेस की SOP बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता। तो ये चीज़ें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे आ गई SDS के अंडर। बट ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने में कभी दिक्कत नहीं होती, हमेशा फाइल स्ट्रांग होती है। हमेशा फाइल जो है उसको, उसमें जो जो पॉइंट्स रहते हैं कि वाई डू यू वाई आर यू स्टडिंग दिस कोर्स, वाई डू यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, और ये कोर्स आपका रेलेवेंट है या नहीं है, या वाई विल यू कम बैक टू योर होम कंट्री। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों का लिख के आता है कि यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। या फिर ये है कि जो कोर्स है आपका रेलेवेंट नहीं है इन लाइट ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंसेस। या इंग्लिश की भी इसमें आ जाती है किसी ना किसी कारण। तो इंग्लिश का चलो हम बात नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश के अगर बैंड्स नहीं है बच्चे के या कम हैं, या कोई IELTS PT जो है उसमें किसी मॉड्यूल में कम रह गई बैंड, जैसे ओवरऑल 6.5, एक में 5.5 रह गई, या कई बार स्टूडेंट्स PT कर देते हैं और PT में काफ़ी डाइसी सा वो रहता है कि लाइक कितनी रिक्वायरमेंट पे एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि SDS में तो अभी फ़िलहाल SDS की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करता PT। बट 10 अगस्त के बाद ज़रूर एक्सेप्टेबल है, बट फ़िलहाल अगर हम SDS की बात करें तो PT एक्सेप्टेबल नहीं है। सो नॉन SDS में फाइल लगती है PT के साथ अभी फ़िलहाल। बट 10 अगस्त के बाद अगर 60 आपके PT का स्कोर है तो आपका SDS में फाइल लग सकती है। बट उसकी बात ना करते हुए हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं बट मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे फंसे हुए हैं, कि कंसल्टेंट उनका कह रहा है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन ये है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा, जो साथ में आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसमें आपका वीज़ा सक्सेस रेट आ सकते हैं, वो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें तो कम से कम 5 से 6 पेजेस की SOP, जिसमें ये लिखा जाए कि आपने आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपका करियर गोल्स क्या हैं, आपकी जो आपने ये चूज़ किया है कोर्स, उसके बारे में कुछ आपने लाइक एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ बिजनेस है, या बैचलर ऑफ IT है, या डिप्लोमा ऑफ बिजनेस है, डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी, उसके बारे में कि ये कोर्स क्या है। वो ये सारी चीज़ें आपको, जो कॉलेज की वेबसाइट है जिसमें ये कोर्स आपको दिखेगा, अबाउट अस के सेक्शन में सारा कुछ आ जाएगा कि ये कोर्स के बारे में सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, क्योंकि 1-2 पैराग्राफ उसमें से आराम से मिल जाते हैं। नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि अबाउट, जैसे कि डिप्लोमा ऑफ बिजनेस, अगर गूगल पे भी सर्च मारे तो उसमें भी आ जाएगा, 1-2 पैराग्राफ्स उसमें आ जाते हैं। बाकी इसके बाद आ जाता है कि वाई डू यू वांट टू डू दिस कोर्स, कि हाउ इज दिस कोर्स इज रेलिवेंट टू योर प्रीवियस एजुकेशन। उसमें अगर आपने +2 कॉमर्स में की, या डिप्लोमा बिजनेस, या डिप्लोमा ऑफ अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि +2 मेरी जो है कॉमर्स में ये सब्जेक्ट्स थे, और ये जो मैं कोर्स करना चाहता हूँ तो उसमें ये जो मेरी प्रीवियस एजुकेशन है वो रेलिवेंट है और उसी को आगे लेके जा रही है। तो इट मेक सेंस, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। फिर आ जाता है कि ये कोर्स जो है आपका इंडिया में नहीं करना चाहते आप, और कनाडा में क्यों करना चाहते हैं। तो इसके बारे में लिखा जा सकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कनाडा की, और जो कोर्स है उसकी उसकी जो फैसिलिटीज़ मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इंग्लिश इन्वायरमेंट में पढ़ूंगा तो मेरे को एक्सपोजर मिलेगा। पार्ट टाइम अगर मैं जॉब करता हूँ कनाडा में साथ में, उसमें भी मुझे एक एक कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, और मेरे मेरे को एक नए कल्चर में रहने का पता लगता है, और मेरे को एक्सपोजर से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं कि कनाडा की जगह आपने किसी और कंट्री में क्यों नहीं चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं चूज़ किया, न्यूजीलैंड UK US में क्यों नहीं चूज़ किया। तो उसके बारे में पॉइंट्स होते हैं कि कनाडा अच्छा क्यों और बाकी कंट्री अच्छे क्यों नहीं है। फिर कनाडा में कौन से कॉलेजेस में आपने
और रिसर्च करिए। तो सेम जो कोर्स है और कौन से कॉलेजेस में पाया जाता है, तो वो आपको एक मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इस पर्टिकुलर कॉलेज में ही क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जांपल आपने कॉनेस्टोगा कॉलेज में डिप्लोमा बिजनेस की, तो कॉनेस्टोगा कॉलेज के बारे में बताइए, लोकेशन क्या है, उसमें कितने स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स कितने, क्या कैंपसेज हैं, क्या फैसिलिटीज़ है कैंपस में, और ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है कि आपको ये कोर्स करने के बाद आपको क्या करियर बेनिफिट्स हैं। हाँ जी, मुझे ये जॉब्स मिल जाएंगी, जॉब पोजीशंस आपको लिखनी ज़रूरी हैं। फिर किस कंपनीज में आपको काम मिल सकता है और क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या सैलरी लेवल्स आपको मिल सकते हैं इंडिया में। आपने कोई कैनेडियन कंपनी या किसी और कंपनी नहीं लिखनी, अपनी इंडियन कंपनीज लिखनी है कि मैं वापस आने के बाद ये कॉलेज कंपनीज में अपनी जो पोजीशंस में और ये सैलरी लेवल्स में मेरे को पोजीशंस मिल सकती हैं, मैं कर सकता हूँ। और कैसे आप जॉब ढूंढेंगे, आप 4-5 जो वेबसाइट है, जो जॉब वेबसाइट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि naukri.com है, jobmaster.com है, या जो भी आप कंपनीज का एक वेबसाइट्स का डाल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रिसर्च करी है और ये मेरे को मिला है उसमें। उसके बाद वाई विल यू गो बैक टू योर होम कंट्री। लाइक होम कंट्री जी, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ वहीं पे है, तो आई टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग एट द ओल्ड एज। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ इंडिया वापस जाके मैं एक अच्छी जॉब भी करूं और पेरेंट्स के साथ भी रहूं, और ये चीज़ जो है तभी पॉसिबल है अगर मैं इंडिया वापस जाऊंगा। इंडिया का कल्चर मुझे पता है, इंडिया का मुझे ओवरऑल सिस्टम पता है, तो मुझे वहाँ जाके करने में, इंटरनेशनल एजुकेशन लेके वहाँ जाके काम करने में बहुत ईजी रहेगा और मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ वहाँ जाके। फिर जो कोर्स है उसके कंटेंट्स जो लिखने ज़रूरी हैं कि डिप्लोमा बिजनेस कॉनेस्टोगा में फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या उसके वेबसाइट के लिंक है, क्या कॉलेज का जो वेबसाइट का नाम क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फ़ीस कितनी है, ओवर 1 ईयर और 2 ईयर्स कितनी कितनी फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरे को स्कॉलरशिप मिली है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसओपी में लिखे जाते हैं। तो इसके कम से कम 5-6 लाइक पेजेस आराम से इसमें बन जाएंगे आपके, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये चीज़ आपको हेडिंग्स बना के चलनी है, ये नहीं कि सारा का सारा एक ही 5 पेजेस में पैराग्राफ बिना बनाए आपने एक ही लाइक कंप्लीट कर दिया। इसमें सारी हेडिंग्स बनेंगी, पैराग्राफ बनेंगे, हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है ताकि वीज़ा अफसर देखे तो अच्छा लगे उसको कि हाँ बच्चे ने रिसर्च करी है, बच्चे ने सारा लिखा। कि अगर उसको कई बारी वीज़ा ऑफिसर को नहीं समझ आती चीज़ कोई, फॉर एग्जांपल कि आपने बीए करी है, बीए के बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का है और आप अप्लाई कर रहे हो पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग या एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसको नहीं समझ आ रही कि बीए करने के बाद आप क्यों कर रहे हो ये कोर्स। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई मेरे को वर्क एक्सपीरियंस मेरा इस चीज़ का है, एजुकेशन मेरी बी है, तो वर्क एक्सपीरियंस जो है अगर मैं इसी को आगे इसी फील्ड में आगे पढ़ता हूँ तो मेरे को आगे जाके अपनी जॉब में तरक्की मिलेगी, मेरे को पोजीशंस हाई मिल जाएगी, मेरे को सैलरी लेवल बढ़ जाएगा, अच्छी कंपनी में काम कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वो मेरी पढ़ाई के साथ ये रेलिवेंसी नहीं है बट मेरे वर्क एक्सपीरियंस का रेलिवेंसी है। तो हमेशा एक क्वेश्चन का आपने आंसर देना है और उससे आपका वीज़ा देता है कि ये कोर्स करने का आपके करियर को क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट तो पुरानी पढ़ाई के साथ रेजिडेंसी के साथ अगर कोर्स हो गए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसी रिलेटेड आप अगर आप पढ़ाई दे रहे हो तो उसमें आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो एक सिंपल रीज़न है और ये चीज़ आप एसओपी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके बीए के डॉक्यूमेंट्स देख के, वर्क एक्सपीरियंस देख के वीज़ा ऑफिसर इसको जज कर पाए कि इस ये एमबीए करने का बच्चे को क्या बेनिफिट हो सकता है। सो एस ओ पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर को कोई मौका नहीं दे रहे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का, अब उसको मौका दे रहे हो आप वीज़ा देने का। तो जैसे आपको, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप वापस कंट्री छोड़ के नहीं जाओगे, ये पॉइंट का इतना कुछ अगर आप लिखते हो तो उसमें कवर करते हो तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो देर इज़ हाई रीजन ऑफ यू गोइंग बैक टू योर होम कंट्री। तो एक एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है। फिर रेलेवेंसी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि लिखा जाता है कि पुरानी जो आपकी एजुकेशन है या एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये रेलेवेंट नहीं बनता।
तो इट डजेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इन लाइट ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो वो भी चीज़ कवर हो गई यहाँ पे, क्योंकि एसओपी में आपने कवर कर दिया कि भाई मैंने ये किया था, वर्क एक्सपीरियंस मेरा ये है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो भी चीज़ें कवर होगी। तो आपने जो चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, जो चीज़ आपने बता दी, तो उसको वो डिनाई नहीं कर सकते, वो आपने बता दी। हाँ, इंग्लिश लेवल अगर आपका नहीं मीट कर रहा, कोई कोर्स ऐसा है जिसमें इंग्लिश लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि बच्चे के बैंड्स प्रॉपर नहीं है, पीटी का स्कोर अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो अगर सिर्फ इंग्लिश के बेस पे आपका रिजेक्शन है तो इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, अप्लाई कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाकी चीज़ों के अगर आपका रिजेक्शंस हैं तो यू नीड टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम स्ट्रांगली। अगर आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं था तो रेलेवेंट कोर्स लीजिए, अगर आपका रेलेवेंट था फिर भी आपका रिजेक्शन जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी एसओपी में स्ट्रांगली आपने एक्सप्लेन नहीं किया उस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये रहेगा कि आप इनकम अपनी स्ट्रॉन्ग दिखाइए। अगर सिंगल केस अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेड ये है कि 15 to 20 लाख की इनकम दिखाइए, जो कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर की मिला के भी बनाई जा सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, कोई ये नहीं है कि तहसीलदार सर्टिफिकेट या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन आप लगा रहे हो, या डेयरी इनकम का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो हमेशा एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स होता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो कोर्स आपका है वो 2 या उससे ज़्यादा 2 साल या उससे ज़्यादा का है, तो इनकम जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्पाउस केसेस अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में, इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन कम से कम 20 से 25 लाख की रहती है, क्योंकि ये ईजीली मैनेज हो जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न 25-30 लाख की भी दिखानी है, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो अगर आप 4 या 5 लाख के फंड्स दिखा देते हैं इनफ है। अगर आपका कोर्स 2 साल या उसके ज़्यादा का है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 10 से 15 लाख रुपए के आप फंड साथ में दिखाएं। नए फंड्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फैमिली के नाम पे, आप अपने नाम पे दिखा सकते हैं, आपकी कोई कोई क्लोज रिलेटिव है उसके नाम पे भी आप दिखा सकते हैं, कि अगर वो आपको आईडी प्रूफ और अपना एफिडेविट ऑफ सपोर्ट साथ में दे रहे हैं। तो ये सारे जो हैं लाइक फैमिली के जो मेंबर्स हैं या क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो आप अगर किसी के 5 लाख एक दिखा रहा है, 5 लाख कोई दिखा रहा है, 5 लाख कोई दिखा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये नहीं है कि एक ही बंदे के नाम पे होनी चाहिए, 3 या 4 बंदे भी दिखा रहे हैं तो वो भी जो है इसमें एक्सेप्टेबल बनता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है दैट इज़ सीए रिपोर्ट। आप अपनी फैमिली की सीए रिपोर्ट ज़रूर दिखाइए, कि फैमिली की जो टेंटेटिव लैंड की वैल्यू है, कोई घर है आपका, कोई गाड़ी है, कोई सेविंग्स है, कोई एफडी है, या कोई आपकी ज्वेलरी है, या कोई और कोई व्हीकल्स हैं, कोई ट्रैक्टर हैं, कोई कार्स हैं, तो ये सारी चीज़ों की एक सीए रिपोर्ट बन जाती है। तो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपकी ये एक सीए रिपोर्ट बन जाती है। तो इसको एक समरी बन जाती है आपकी फैमिली के कि फाइनेंशियल की प्रोफाइल क्या है, क्या आपकी नेटवर्थ क्या है आपकी फैमिली की। तो आपके पापा, आपकी मम्मी की और ग्रैंड पेरेंट्स की इकट्ठी भी बनाई जा सकती है, अलग अलग भी बनाई जा सकती है। तो उसके बाद एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनता है जो हम बनाते हैं, जिसमें कि जो प्रॉपर्टी के सारी फैमिली का, बेशक अलग अलग भी हैं सारी फैमिली की सी रिपोर्ट, उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इनकम की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, फाइनेंशियल फंड्स की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, तो वो हमारी कंपनी बनाती है अलग से। तो इससे आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हो, कि भाई बहुत अच्छी इनकम है फैमिली की, बहुत अच्छा जो 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 इनकम के डॉक्यूमेंट्स अच्छी हैं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो गए, तो रीज़न बहुत बड़ा हो गया वापस आने का आपका। तो इसमें अब अगर आपकी फैमिली 3-4 मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है वापस आके उनको सपोर्ट करने का। तो आपके पास भी बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रीज़न है, भाई इतने ही मेरे को सपोर्ट मिल रही है तो मैं भी उनकी ओल्ड एज में या फिर उनके टाइम ऑफ नीड में मैं सपोर्ट करूँगा उनको। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। फिर आपका एसओपी ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी कि ये बेनिफिट क्या है, वापस क्यों आना है अपनी कंट्री में, और ये कोर्स रेलेवेंट कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको डीप, जिसको कहते हैं ना कि रिसर्च आ जाती है स्टूडेंट की। तो इतनी अगर रिसर्च स्टूडेंट कर रहा है तो आप सोचिए कि एक जेन्युइन स्टूडेंट ही रिसर्च करेगा, जिसने टाइम पास करना है, जिसने पढ़ना नहीं वहाँ जाके, या जिसने वापस ही नहीं आना है, या फिर गड़बड़ करनी है वहाँ जाके, उसको कोई लेना देना है। वो कहता है जी मुझे तो बस जहाज़ चढ़ा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ज़्यादातर वही बच्चों को जब कनाडा एयरपोर्ट पे पूछा जाता है कौन से कोर्स में आया भाई, कौन से कॉलेज में आया, पता नहीं जी, एजेंट को पता है जी, मुझे तो बस ये कागज़ दिए थे, वो कह रहे थे कि आप वहाँ जाके चेक कर देना, एड्रेस ढूंढ के कॉलेज में चले जाना।
तो ये फ़र्क है जब आप स्ट्रॉन्ग एसओपीज़ और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करते हैं, और जब आप बिना आंखें खोले और बिना ध्यान दिए अपनी फ़ाइल लगाते हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए कि 10 फाइलें वीज़ा ऑफिसर के पास आ रही हैं, एक में जी सिर्फ एक जीएसी सर्टिफिकेट और एक लाइक एलओए लगा है, एक में जी 2 पेजेस की एसओपी लगी है, एक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, और बाकी जो फाइल्स हैं उसमें एवरेज से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो सोचो आप, वो वीज़ा ऑफिसर किसको वीज़ा देगा? तो वो उस फाइल को वीज़ा देगा जिसके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, एसओपी उसको अच्छी लग रही है जी, फाइनेंशियल है, मैट्रिक्स लगा है, सारा का सारा सीए रिपोर्ट लगी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर लगे हैं। फिर ये चीज़ भी साथ में ज़रूर आप लगाएं, अटैच कीजिए फाइल में, कि जो 10th और +2 के आपके डॉक्यूमेंटेशन है या ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट, अगर जैसे कि डिजी लॉकर है या कोई आप कॉलेज से या स्कूल से लिखवा के एक अलग से एक पेपर ले सकती हैं कि जी ये बच्चे ने हमारे पास ये रोल नंबर है और ये करा था, जिसमें कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और वेबसाइट वगैरह और सारा एड्रेस आ जाए, लेटर हेड पे आ जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है जेन्युइन है, ग्रेजुएशन है या +2 है, जो भी है। इसके अलावा अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि वेबसाइट ज़रूर हो, ईमेल आईडी डोमेन वाला हो, लैंडलाइन नंबर हो, और गूगल पे सर्च ज़रूर होता हो जो बिज़नेस है। तो ये नहीं है कि बेशक जो मर्जी है आप के कहीं भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या जो भी है, बड़ा अच्छा उनका बिज़नेस है, सब कुछ है, अगर वो गूगल पे नहीं सर्च हो रहा तो दैट मीन्स दैट डजंट एग्जिस्ट। तो ज़्यादातर जो बिज़नेस है गूगल पे लाइक लिस्टेड होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वर्क एक्सपीरियंस गूगल पे वो वहाँ पे दिखे, वो एड्रेस जो आप लेटर हेड पे दिखा रहे हैं या कुछ भी है। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आपकी अगर चेक किया जाएगा तो उन्होंने देखना है कि गूगल पे नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है जी, लैंड मोबाइल नंबर दे रखा है, जीमेल वाला आईडी दे रखा है, और लेटर हेड शरेआम पता लग रहा है कि प्रिंट आउट निकाल के लगा रखे। तो ऐसे केस में नुकसान आपका होना है, किसी का नहीं होना। एक आपका कॉन्फिडेंस जो है आपकी फ़ाइल पे लूज़ हो जाता है वीज़ा ऑफिसर का, तो वो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा नहीं देगा। हो सकता है मार्किंग भी कर दे आपकी फ़ाइल के ऊपर कि ये चीज़ मुझे गड़बड़ लगी है, तो दोबारा भी आप फाइल लगाएंगे तो उसी चीज़ पे दोबारा फोकस किया जाएगा, तो आपका दोबारा दोबारा भी रिजेक्शंस आएंगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी फाइल लगानी है, आपने कोई भी, किसी को भी स्टूडेंट को शौक नहीं होता वो 2 बारी 3 बारी या 5 बारी अप्लाई करे। उसको यही होता है कि भाई पहली बारी अप्लाई करो, मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो पहली बार में अगर आप स्ट्रॉन्ग फाइल लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम 2 या 3 दिन का काम है। ये कोई इसमें ये नहीं है कि आपको 2 महीने लगेंगे या 4 महीने, कुछ नहीं है, 2 से 3 दिन का काम है। सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न की कोई दिक्कत नहीं है, सी रिपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, जो मीटिंग्स बनाना है वो एजेंट का काम है, एसओपी है उसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन 2-3 या मैक्सिमम 5 दिनों में पूरी हो जाएगी। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आप लगा रहे हैं, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आप साथ में लगाते हैं तो आप सोचिए आपकी फ़ाइल कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यही कारण है कुछ कंसल्टेंट स्ट्रॉन्ग फाइल लगाते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लगा के फाइल लगाते हैं, और कुछ कंसल्टेंट्स रहेंगे वो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, उनको होता है कि वॉल्यूम करो, ज़्यादा फाइलें लगाएंगी, तो वो क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे आ जाते हैं। तो उनका 100 फाइलें लगाई जी, चलो 50-60 वीज़े आ गए, चलो जी देखो जी 50 वीज़े दे दिए। बट वो ये नहीं देखते कि भाई जो 40 की रिजेक्शन आई हैं उनके भी वीज़े आ सकते थे, या उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के वीज़े आ सकते थे अगर उनकी फ़ाइल अच्छे तरीके से लगती। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप फाइल लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइल लगाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो आपको मैंने बताई है, अपने कंसल्टेंट को जाके ज़रूर डिमांड कीजिए कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आपकी फ़ाइल कहीं पे चल भी रही है, तो अगर आप फिर भी आप कोई आगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, ज़रूर हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी कि क्या नए नए रूल्स हैं, किस तरीके से आपको फ़ाइल लगानी चाहिए, किन की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिसमें आपको वीज़ा जो है सक्सेस लेने में आसानी रहे। बाकी हमारा जो चैनल है वीडियो, जो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम फेसबुक, हमारा जो वीडियोस होते हैं तो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। हम ये नहीं है कि खबरें सी नहीं देते कि भाई अब ये अपडेट हो गया, वो अपडेट हो गया। रोज़ का कोई अपडेट तो होता नहीं है, कभी 6 महीने में एक अपडेट मिलेगा। तो हर रोज़ अपडेट देना, लाइक आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। छोटी मोटी कोई बात हो सकती है, बट देयर इज़ नो अपडेट एवरी डे। सो हमारी कंपनी आपको ये बताती है कि किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग फाइल लगानी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए जिससे आपको स्ट्रॉन्ग वीज़ा बनेगा। तो ये चीज़ जो है आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहेगी, रेदर देन आपको हम रोज़ की रोज़ कोई छोटे मोटा अपडेट दें। वी ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन हाउ टू गेट योर फाइल स्ट्रॉन्ग एंड हाउ टू गेट अ वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।